पढ़ाई लिखाई करनी है, गोली खा ली तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये सब चीजें तो मेरे को तो बहुत डर लगता था, मैंने नहीं खाई। बट ये इन्फ्लामेशन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको एक्चुअल में बहुत दर्द है बॉडी में, आपका चेहरा सूजा रहता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, जो क्लब ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं होगा, इनको काफी टाइम हो गया। बट अगर ये प्रॉब्लम्स आपके आसपास वाले लोगों में आपको दिख रही हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स वो इन्फ्लामेशन के कारण है। चेहरा सूजना, घुटनों की दर्द, बॉडी पेन, बैक पेन, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज और काफी सारी एलर्जियां, ये सब जो चीजें होती हैं, तो ये बेसिकली आपकी गट हेल्थ अच्छी ना होने के कारण ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऑल डाइजेस्टिव मतलब आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे कि आपके डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, मतलब कुछ वो ही नहीं रहता, यहाँ तो डायरिया होता है, यहाँ तो कॉन्स्टिपेशन होती है। मतलब कुछ मिडल की स्टेज तो हो कि भाई नॉर्मल हम लोग फ्रेश हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं, गैस बहुत ज्यादा होती है हर समय पेट में, कुछ भी खा लो पेट में गैस, कुछ भी खा लो पेट में गैस। ठीक है, आईबी और सीबो, ये जिन लोगों के साथ ऐसा कोई इशू है उनको पता होगा, ये बहुत डिटेल्ड चीज है, इसको हम लोग कभी फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्रुप में डिस्कस नहीं करना, बिकॉज एक आधे किसी इंसान को होती है। सो तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स आपकी हैं, तो दैट मीन्स हमें इनको ठीक करना है। ठीक है, हमारा जो हम लोग फ्रेश होते हैं तो वो सब चीजें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ तो डायरिया ही हो रहा है, यहाँ कॉन्स्टिपेशन ही हो रही है, हर समय गैस बनी रहती है, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और आगे जैसे स्किन रैशेस, स्किन पे बहुत ज्यादा रैशेस वगैरह मिल जाते हैं, दो टाइप के होते हैं, या तो आपके खाने के कारण आते हैं, या आपकी बॉडी में हिस्टामिन बढ़ जाता है। ठीक है, एकदम आपकी बॉडी लाल पड़ जाती है कुछ भी खाते समय। ठीक है, उसके कारण स्किन रैशेस होते हैं। और आपके इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, इम्यून सिस्टम पुअर हो जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, ठीक है, और कोई भी बीमारी आई तो आपको एकदम से वो बीमारी पकड़ लेगी। कोई ऐसा है जो ये बताना चाहता है कि भाई हम जब से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इम्यून हेल्थ ले रहे हैं, ठीक है, तो पिछले पता नहीं जो 5 साल जिनको हो गए लेते हो, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि 5 साल से एक भी बीमारी नहीं लगी है लगातार जो न्यूट्रिशन। हर्षविंदर सर हैं, हर्षविंदर सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, कब से मेडिसिन नहीं देखी आपने घर पे? शायद मेरे से भी सर पुराने होंगे, पर मुझे भी सॉरी जून में 4 साल हो जाएंगे। मेरे बेटे का एक्सपीरियंस है सर, जब वो बचपन से ही, जिसको बोलते हैं ना, बचपन से उसकी सब बहुत इम्यूनिटी वीक थी। ओके। वैसे मैं बताना चाहता हूँ, कई लोगों को लगता है शायद हमारे तो घर का खाना होता है, हमारे बिल्कुल घर का खाना शुद्ध था। वो प्री मेच्योर हुआ था नवनीत जी जैसे बताते हैं। मैं उनको बोलता था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग कैसे होगी, वो फ्रूट्स लेता था, ड्राई फ्रूट सारे लेता था, घर का खाना खाता, दूध पीता, मतलब जिस जो चीज लगता है भी बच्चे नहीं लेते वो सारी लेता था। पर फिर भी उसकी इम्यूनिटी वीक थी। और सबसे बड़ा मेरा यहाँ रुकने का रीजन, ना कोई पैसा है ना कोई बेटा है, जिसको मैं जब से मैंने इसको अडॉप्ट किया ना कि मिशन है, वही है मेरा बेटा हमारा यहाँ रुकने। जब हमने हमारे कोच के बाद साथ बात की, उन्होंने बोला कि आप इनको दीजिए, डाइट प्लान बनाया होगा, डाइनो शेक। टचवुड है, अभी वो कभी सीजनली ज्यादा मस्ती मुस्ती कर लें तब तो हो जाता है, और पर 4 साल से हम कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। तो ये इसी की मैं बात कर रहा था, एक इम्यून पावर। ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप से न्यूट्रिशन से आ जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है। आप हर्षविंदर सर से देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने न्यूट्रिशन की जो पावर है उसको आइडेंटिफाई किया। ठीक है, उनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनको बाकी चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने न्यूट्रिशन की पावर को देख लिया कि भाई खाना ही ऐसी चीज है जो कि बीमारियों को दूर रख सकता है। और शायद हम लोगों को सबसे ज्यादा डर सिर्फ डॉक्टर से ही लगता है कि भाई डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, बाकी सब कुछ हो जाए, हम लोग हेल्दी रहें, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, मेडिकल स्टोर पे ना जाना पड़े, दवाइयां हमारे घर पे ना आए। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आपका गट अच्छा नहीं है तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा नहीं होगा। और अगर इम्यून सिस्टम है दैट मीन्स आपका गट अच्छा होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जो हमने डिस्कस किया था, जोड़ों का दर्द और जॉइंट पेन, पहले ये बीमारियां होती थी सिर्फ ओल्ड एज में, 50+, 55+, बट आज की डेट में 25+ में भी ये बीमारियां होती हैं। इनफैक्ट छोटे बच्चे भी बताते हैं कि हमें बहुत ज्यादा जॉइंट पेन रहता है, सर्दियां होने स्टार्ट हुई एकदम से पेन स्टार्ट हो गया। तो ये आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये आपके जो खाना पीना है, ठीक है, जितना भी हम लोग खाते हैं उसमें बहुत सारे कीटनाशक ये सब चीजें डालते हैं,
उसके कारण कहीं ना कहीं वो चीज हमारी बॉडी में इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। काफी ज्यादा भूख लगना, क्रेविंग होना, आपका डाइट प्लान एकदम ठीक है, सब कुछ आप एकदम सही कर रहे हो, उसके बाद भी क्रेविंग हो रही है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपके गट में वो है। ठीक है, हेडेक्स रहना बिना मतलब के, आपको एक बोलते हैं ना माइग्रेन, बहुत ज्यादा सीवियर माइग्रेन, बहुत ज्यादा हेडेक। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब मान कुछ भी सोचते हैं भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता। ठीक है, कभी सोचने की कोशिश करते हैं एकदम से, मतलब आप कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहे, फॉग सी आ रही है। ठीक है, ब्रेन फॉग। तो ये सब चीजें, बहुत थके रहना, ये सारी प्रॉब्लम्स ये आपके गट से जुड़ी है। ठीक है, आप कुछ एक एग्जांपल में देख सकते हैं ऊपर कि बहुत ज्यादा सिर में दर्द होना, क्रोनिक फटीग। ठीक है, एक एग्जांपल में कुछ मतलब आपके कुछ एग्जांपल है, सहरा के माइग्रेन्स बहुत रहते थे, क्रोनिक फटीग रहता था। ठीक है, इनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, इनको एकदम से सोच नहीं पाते थे और इश्यूज आते थे, जॉइंट पेन बहुत रहता था, इनका ब्लोटिंग रहती थी। ठीक है, इनको एक्नी की प्रॉब्लम थी, एक्जिमा था, खुजलाते रहते थे सारा दिन। ठीक है, इनको फूड सेंसिटिविटी थी, कुछ भी खा लेते थे एकदम से एलर्जी हो जाती थी, सिर में दर्द हो जाता था और फूड एलर्जीज रहती थी। ठीक है, इनको डिफरेंट इन्फेक्शंस थे, एलर्जीज थी। सो ये सब चीजें थी, ये सब चीजें अगर हैं, तो ये सब चीजें अगर आपको, आप सब कुछ ठीक कर रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रही, आपने सारा कुछ कर लिया, तो दैट मीन्स ये जुड़ी हुई है यहाँ से। यहाँ पर जब आप फोकस कर लोगे, इस चीज को ठीक कर लोगे, खाने का एब्जॉर्प्शन के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे। अभी हमने खाने के बारे में तो सीख लिया है, अच्छा खाना कैसे खाना है, एक्सरसाइज, अब हमें देखना है अच्छे से एब्जॉर्ब कैसे करना है। ठीक है, तो कुछ आदतें हैं जिनको हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता क्यों है, बेसिकली क्या प्रॉब्लम ऐसी होती है जब हम लोग फास्ट फूड वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, अगर मैं यहां से एक छोटा सा पार्ट के अंदर माइक्रोस्कोप फिट कर दूं, ठीक है, माइक्रोस्कोप फिट करने के बाद यहाँ के एक सेल को स्टडी करना चाहूँ, तो वो सेल कुछ ऐसा दिखेगा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो आप कुछ भी खाएंगे तो ये यहाँ पर जाके धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, और फिर एब्जॉर्ब होने के बाद आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे लीकी गट है, लीकी गट होने से क्या होगा कि यहाँ पे कोई फैटी एसिड की लेयर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, जो भी आप खाओगे डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने से हमने डिस्कस किया था, कोई भी फॉरेन बॉडी जब ब्लड के अंदर एंटर करती है, तो वो आपके जो इम्यून सिस्टम है, आपके जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, जितने भी आपके WBCs हैं, वो जो आपकी फर्स्ट डिफेंस लाइन है, उसको लगेगा कि भाई ये तो बाहर का बंदा आ गया, इसको भगा दो। तो कई बार हम रिपोर्ट कराते हैं, उसमें जो आपका CBC वाला जो टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारी वैल्यूज वैसे तो ठीक है, बट उसमें वैल्यूज बहुत ऊपर नीचे आती हैं। तो कहीं ना कहीं क्या वो हमारे गट से जुड़ी जुड़ी तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारी वैल्यूज ऊपर नीचे है। ठीक है, सोच के देखिएगा। और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम लोग नॉर्मल खाते हैं और उसके बाद भी वो आपके गट के अंदर चली जाती है। नॉर्मल आपने शुगर खाई, नॉर्मल प्रोटीन भी लिया, वो भी आपके गट के अंदर चला गया। तो यहाँ तक तो हेल्दी है, बट अगर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, वो नुकसान कर रहा है। तो हमें इस चीज को रिपेयर करना पड़ेगा। अगर हमने बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाया है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाया है। जब मैंने बात करी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की, इस चीज से आप क्या समझते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है इस टर्म से, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट? कोई भी आप एक एग्जांपल रख सकते हैं, रोज जो आप देखते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्या चीज है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, बिस्किट्स हो गए, एक एग्जांपल है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का, बाकी एग्जांपल आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चैट बॉक्स चेक करता हूँ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कैसे है। ये समोसा, समोसा हो सकता है, मैदे से बनी चीजें, वेरी गुड। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, रस, रस भी आप लोग मान सकते हैं। ब्रेड, यस, वेरी गुड। सो ब्रेड एक फास्ट फूड, यस, सारे फास्ट फूड, ऑलमोस्ट सारे फास्ट फूड जितने भी हैं वो सारे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और चीज बता सकते हैं आप, एक दो और एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। सो बेसिकली जितना आप फास्ट फूड, रस, ठीक है, इस टाइप की चीजें देखते हैं, और आपके नॉर्मल शुगर, जो हम चीनी की बात करते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी चीज जिसमें बहुत ज्यादा एक्सेस में शुगर है, ठीक है, स्पेशली आपकी जो ब्रेड है, आपके आपके रस, रस नॉर्मली अगर काफी सारे रस आजकल काफी हेल्दी भी बनाने लग गए हैं लोग, बट यूजली जो हम लोग रस को जानते हैं, वो सारे रस, बिस्किट, कुकीज, आपके मैक्सिमम चॉकलेट्स,
ठीक है, आपकी टॉफीज, कैंडीज, ये सारी चीजें बेसिकली एक रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं। और ये रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अगर आप लंबे टाइम तक रहते खाते हैं तो होता क्या है, आपके जो गट बैक्टीरियाज हैं धीरे धीरे, जो अच्छे वाले बैक्टीरियाज हैं वो तो मरने लगते हैं, जो पैथोजेंस, जो बीमारी फैलाने वाले हैं वो बढ़ने लगते हैं। अच्छे वाले बैक्टीरियाज का काम होता है यहाँ पे एक लेयर जमा करके रखना फैटी एसिड्स की। ठीक है, जब वो खत्म हो जाते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो गट की वॉल है ये कमजोर पड़नी स्टार्ट हो जाती है, और जो ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया ये अंदर जाने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद ये सारी चीजें एंटर होनी स्टार्ट होती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो जैसे मैंने आपको पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम आपकी गट की भी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ लास्ट टाइम जो हमने इमेज देखी थी, ये लीकी गट वाली है, कुछ भी एंटर कर सकता है, सारे सेल्स दूर दूर हो गए। एक्चुअल कंडीशन में सारे सेल्स पास पास होते हैं, ब्लड के अंदर कुछ एंटर नहीं होने देते हैं। ठीक है, तो उससे ये सब चीजें आ सकती हैं, जॉइंट पेन, माइग्रेन्स, रैशेस, एक्जिमा, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, या तो लूज मोशन या फिर कॉन्स्टिपेशन, बीच में कभी कोई स्टेट ही नहीं आती। ठीक है, होता क्यों है बेसिकली, ये बेसिकली आपकी डाइट के कारण। ठीक है, सब अच्छा तो सबको लगता है ना ये। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कभी भी नहीं खाना है, बट जितने भी लोग ग्रुप में आते हैं वो, उनको पता है कैसे चीजों को कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, तो वो हर चीज को एंजॉय करते हैं, बट उनको तरीका पता है कि क्या चीज है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन की पावर समझ में आती है। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस रहने, वर्क रिलेटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आप चीजों को आप प्लान कीजिए, वो 4 क्वाड्रेंट रूल हमने डिस्कस करा था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा। तो उस हिसाब से चीजों को मैनेज करिए, स्ट्रेस उससे दूर जाएगी। और जिस चीजों पे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। बट फिर भी अगर स्ट्रेस है, स्ट्रेस होने से अगेन लीकी गट की प्रॉब्लम आ सकती है। सिर्फ ज्यादा ओवर स्ट्रेस, खाना तो मैक्सिमम लोग का ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस भी ले लेते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, कुछ भी प्रॉब्लम आई, एंटीबायोटिक्स लेना स्टार्ट कर दिया। अब एंटीबायोटिक्स में बेसिकली सबसे आसान मेथड होता है किसी भी बंदे को ठीक करने का, कि उसको एंटीबायोटिक दे दो। एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का क्या क्या काम होता है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको मारना। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने एक ऐसा बम गिरा जो सबको मार दे, तो आपकी प्रॉब्लम तो ठीक हो जाएगी, बट उसमें सब मर जाएंगे। और ऐसा बम गिरना जो कि सिर्फ एक बंदे को मारे, पहले तो मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो बंदा कौन है, किसको मारना है, फिर उसकी मेडिसिन देनी पड़ेगी, तो वो बड़ा औखा काम है। तो सबसे आसान होता है कि आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे दो, ठा करके बम फेंको, आपका इन्फेक्शन ठीक। ठीक है, वो ठा करके जब हम बम फेंकते हैं, उसके साथ आपके ये वाले जो अच्छे वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी साथ में मर जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, डाइट बिल्कुल बेकार है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग ले रहे हैं, प्रोटीन और अच्छी फैट, उसका तो हमें पता ही नहीं अच्छी फैट प्रोटीन के बारे में। स्ट्रेस ज्यादा है, साथ में कुछ भी बीमारी हुई, एंटीबायोटिक खा लिया। ठीक है, और आपके एसिड वगैरह बनता है तो हमने एसिड ब्लॉकर्स खाने स्टार्ट कर दिए, एसिडिटी बनती है जी, हम सुबह उठ के गोली खाते हैं एसिड ना बनने की। ठीक है, ऐसी लोग खाते हैं, और बहुत सारी कंपनियों की दवाई आती है वो हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली कुछ कुछ भी होता है, हम हार्मोन्स वगैरह पे भी रहते हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स वगैरह पे। ठीक है, कुछ भी चीज का इन्फेक्शन वगैरह है, तो ये सारे कारण हैं लीकी गट के, जो कि ये सिचुएशन है। ठीक है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, वो जो मैंने आपको अब सिम्टम्स बताए थे, अगर वो सिम्टम्स है दैट मीन्स लीकी गट है। कोई प्रॉपर एक कोई टेस्ट नहीं होता, सिम्टम्स देख के समझ में आ जाता है कि ऐसा है। तो कैसे इसको हमें ठीक करना है? ठीक है, सबसे पहली चीज, खाना आप अगर अच्छा खाएंगे, एब्जॉर्ब कितना हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले तो अच्छा खाना खाना तो पड़ेगा। होल फ्रूट्स खाइए। ठीक है, पूरे के पूरे आप फ्रूट्स खाइए। ठीक है, ऑर्गेनिक आजकल तो मिलने लग गया है, बट आई डोंट नो कि कितने परसेंट वो ऑर्गेनिक होता है, लोग बहुत क्लेम करते हैं। तो जो हम लंच में प्लानिंग करते हैं उसमें कोशिश करिए ऑर्गेनिक और नॉन जीएमओ। आजकल वो चलते हैं ना अलग तरीके के बड़े बड़े सब्जियां वगैरह, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, बड़ी बड़ी अलग सी जो नॉन सीजनल फ्रूट्स, तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी आपको नॉन जीएमओ फूड लेना चाहिए, ऑर्गेनिक लेना चाहिए, फुल फ्रूट्स वगैरह, फुल वेजिटेबल्स, ये सब चीजों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, और क्या चीजें कम करनी चाहिए, ये मैंने आपको ब्रॉड कैटेगरी बता दी है। क्या चीजें कम करनी चाहिए, शुगर कम करनी चाहिए, जो चीनी है ना व्हाइट कलर की जिसको हम जानते हैं। ठीक है, उसको तो सबको पता है भाई ये चीनी है, उसको आप बंद कर दो, उसकी लाइफ में कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में इतना सा एक डब्बा है, वो जो बहुत मतलब जैसे कुछ लोग हैं जो कि
जिनको चीनी बगैर चलता ही नहीं है, ठीक है, जो हमारे घर पे कभी बाहर से आते हैं, बस वही लोग लेते हैं। बाकी चाय भी हम लोग ए फ्रेश ही पिलाते हैं, ए फ्रेश के अलावा और कोई चाय नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हम लोग कोशिश करते हैं कि आप चीनी से जितना बचें उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड हमें बेसिकली अवॉइड करने हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपने एकदम से बना बनाया, मतलब आपके वो आते हैं बने बनाए पास्ते आते हैं, 2 मिनट्स मैगी आती है, ठीक है। हमें मैगी वगैरह ये सब चीजें नहीं खानी है। वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स को जैसे कनोला वगैरह भी हो गया, इसको कम से कम हमें लेने की कोशिश करनी है। और आपका ये नॉर्मल वाला जो घी आता है, ठीक है, डालडा घी, तो ये सब ऑयल्स को हमें यूजली इनसे बचना चाहिए, ठीक है। और हमें अगर हम आप देसी घी को डाइट में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ऑलिव ऑयल को भी आप यूज कर सकते हैं, बट देसी घी अगर एक अच्छे सोर्स से आ रहा है, सो दैट इज बेस्ट। सो आयुर्वेद में भी हम लोग मतलब जो हमारे प्रोफेसर थे वो बताते थे कि घृत मतलब आयुर्वेद में सबसे उत्तम माना गया है, ठीक है। मस्सा बोलते थे, जो कि फैट ओरिजिन से, जो एनिमल फैट से जो फैट आती है उसको मस्सा बोलते थे, बट उससे भी उत्तम माना गया था घृत, गाय का घी, ठीक है। तो गाय के घी को यूज करें, बट प्रॉपर वे में, ठीक है। ज्यादा उसको ज्यादा कुक भी नहीं करना, एक प्रॉपर वे होता है, अपने कोर्स से डिस्कस कर सकते हैं। ग्लूटेन रिच चीजें, ठीक है, इनको आप कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग ऑलरेडी शेक्स पे हैं, तो एटलीस्ट उनका ग्लूटेन बहुत ही ज्यादा मिनिमम हो जाता है, लंच में ही वो लोग लेते हैं, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट्स यूजली, जैसे हम मिल्क की बात करते हैं, कि जिनका घर का दूध है उनका तो ठीक है, जो लोग बाहर से लेते हैं किसी भी कंपनी का मिल्क आप ले लीजिए, कितनी भी उस पर आपकी क्रीम आती हो, बट एक चीज तो है, मिल्क जो भी बेच रहा है उसको तो अब वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा ना, वो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, दैट मीन्स वो गाय को इंजेक्शन लगाएगा ही लगाएगा। अब गाय को इंजेक्शन लगाएगा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, सो डेफिनेटली वो इंजेक्शंस का इम्पैक्ट आप पे भी आने वाला है। जो हमने एक एनिमल को दिए हैं, तो वो एनिमल, वो जब आप मिल्क वहां से लेंगे तो वो मिल्क में भी उसका इम्पैक्ट आएगा, और वो बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। काफी सारे लेडीज रिलेटेड इश्यूज, मेंस रिलेटेड इश्यूज हमारी आजकल की जनरेशन में जो कि बढ़ने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद आप अल्कोहल कंजप्शन जितना कम से कम हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट अल्कोहल, बट मैं बोलता हूँ कि आप मिनिमम इसको कर सकते हैं, जितना कम से कम हो, ठीक है। जितना मतलब एक रिकमेंडेड है आप उसमें करिए, ठीक है। आप हर चीज करिए, बट कम से कम किसी भी चीज को ओवर मत कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप मतलब नॉर्मल डाइट के बारे में जानते हैं, अगर आपकी डाइट अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी मतलब यूजली आप अवॉइड करिए, अगर आपको गट को ठीक करना है, ठीक है। और जो स्मोकिंग करते हैं, तो कई लोगों से नहीं रहा जाता है, फिर भी स्मोकिंग कर रहे हैं आपके आसपास जानने वाले, तो हमारे पास सेल एक्टिवेटर है, एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, तो वो स्मोकिंग के इम्पैक्ट को ऑलमोस्ट काफी ज्यादा आपको फर्क देता है। अगर आप उसको लेते हैं तो काफी सारे जो स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स हैं वो सेल एक्टिवेटर लेने से ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। तो आपको और चीज एक पता करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नॉर्मल लैब टेस्ट कराते हैं तो एक लैब टेस्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हमें पता नहीं होता हमें किस फूड से एलर्जी है, तो एक फूड पैनल टेस्ट आता है, आईजीई फूड पैनल टेस्ट, वो आपने सुना होगा कि वही फूड पैनल का टेस्ट करा रहे हैं। जिसको बीमारी है उसको नहीं, अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आप अगर ये टेस्ट को करा लेते हैं तो आपको पता रहेगा भाई मेरे को किस चीज से एलर्जी है। मेरे को ग्लूटेन से एलर्जी तो नहीं है, मेरे को डेयरी से एलर्जी तो नहीं है, मेरे को एग से एलर्जी तो नहीं है, मेरे को पीनट से एलर्जी तो नहीं है, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड था, तो उसका बेसिकली अभी भी है, तो उसको ग्लूटेन से एलर्जी थी, बट इतनी सिग्निफिकेंट एलर्जी नहीं थी। उसके चेहरे पे अजीब अजीब से रैशेज रहते थे हमेशा, ठीक है। उसका यहाँ पे स्किन अलग थी, ऐसा था। उसको जब से पता लगा ग्लूटेन एलर्जी, उसने ग्लूटेन रिप्लेस कर दिया, पूरी सारी एलर्जियां खत्म हो गई बॉडी से, ठीक है। तो बस ये छोटा सा पैनल है, अगर आपको कोई भी गट रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप उसको नहीं ठीक कर पा रहे हो, सब कुछ करके देख लिया आपने, हर चीज करके देख ली, तो एक बार आपको ये टाइम आ गया कि आप अब देख लो किस खाने पीने से आपको एलर्जी होती है। फूड पैनल टेस्ट होता है किसी अच्छे लैब से, वैसी लैब को मत चूज करिएगा जो प्रिंटेड रिपोर्ट्स दे देते हैं, बस पैसे लेते हैं, ये लो भैया आपकी रिपोर्ट रेडी। जो एक्चुअल में टेस्ट करते हैं, जो ट्रस्टेड लैब्स हैं, उनसे टेस्ट कराइए, ठीक है। और टेस्ट करा के आप देखिए कि आपको कोई खाना ऐसा तो नहीं है जिससे एलर्जी होती है। वो एलर्जी होती है तो उस खाने को तुरंत से बंद कीजिए, उसका रिप्लेसमेंट अपने कोच से बात करिए कि क्या ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग एक बात करते हैं कि नॉर्मली आप
आपको प्रीबायोटिक्स लेने चाहिए, प्रोबायोटिक्स लेने चाहिए, ठीक है। तो उसमें काफी सारे डिफरेंट चीजें आती है। क्या आप फर्मेंटेड फूड्स ले सकते हैं? फर्मेंटेड फूड्स में बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। एक काफी अच्छा आपका योकूट करके एक ड्रिंक आता है, ठीक है, बट उसमें शुगर बहुत ज्यादा रहती है। हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूर जाना है। बच्चों के लिए तो ठीक है, बट अगर आप गट हेल्थ को अच्छा करना है, उसके लिए आप प्रोबायोटिक्स वगैरह ढूंढ रहे हैं, तो दैट मीन्स उस टाइप की चीजें नहीं काम करेंगी। आपको एक ऐसा प्रोबायोटिक लेना पड़ेगा जो कि सबसे अच्छा है, ठीक है। आप अपने कोच से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कौन सा प्रोबायोटिक है। तो हमारा जो प्रोबायोटिक आता है दैट इज वो वर्ल्ड में नंबर 1 है, क्योंकि एक्चुअल में आप जितना खाते हैं उतना ही गट के तक जाता है। एसिड में वो बैक्टीरिया मरता नहीं है। जो आपके स्टमक में एसिड होता है, वहां पर जब आप उसको लेते हैं तो उस एसिड में भी वो बैक्टीरिया नहीं मरता, ठीक है। एक पेटेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कि भाई ये पर्टिकुलर स्टेन जो है और कोई कंपनी बेच भी नहीं सकती, तो ये स्टेन आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज को पेटेंट करा के रखा। तो बेस्ट प्रोबायोटिक आपको चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड फूड से जो मिलते हैं उसमें प्रॉब्लम ये आती है, माइक्रोफ्लोरा तो अच्छा है बट हिस्टामिन भी साथ में बढ़ाता है वो। दैट मीन्स आपकी बाकी एलर्जीज बढ़ने लगेंगी, ठीक है। तो हमें उस चीज में रिस्क क्यों लेना है? डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आराम से खाना खाइए, ठीक है। आप बेसिक आपके अगर 3 मील्स आप खा रहे हैं तो उस चीज को आप टाइम दे के खाइए, ठीक है। ये नहीं कि बस शेक पी रहे हैं तो एकदम से एक घूंट में शेक पी लिया, ठीक है। शेक पीजिए, बैठ बैठ के पीजिए, खड़े होके मत पीजिए। बैठ के आराम से धीरे धीरे करके सिप सिप करते हुए पीजिए, ठीक है, स्लो। आप खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, आप टाइम लेके बनिए, बैठिए। आपका अगर मोबाइल फोन पास में पड़ा है उसको थोड़े टाइम के लिए साइलेंट पे डाल दीजिए। अगर सामने टीवी चल रहा है उसको 2 मिनट के लिए, अगर टीवी बंद हो जाएगा, आपने न्यूज नहीं सुनी, आपने सॉन्ग्स नहीं सुने, चल जाएगा। जिस समय आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाने पे फोकस करिए, ठीक है। खाने को अप्रिशिएट करिए कि आज ये जो आपका खाना है, मतलब उसके बारे में आप सोचिए, आप भगवान को भी थैंक कर सकते हैं। और उस हिसाब से आप धीरे धीरे खाने को खाइए, चबा के खाने को खाइए, क्योंकि अगर आप और चीजें चल चल रही होंगी तो कब खाना खत्म भी होगा आपको पता ही लगता होगा। प्लेट आई, प्लेट खत्म हो गई, आपको नहीं पता आपने खाना वो कब खत्म कर दिया, ठीक है। एक तरीके से अनकॉन्शियसली आपने खाना भी खा लिया, आपको पता भी नहीं है। तो अगर बाकी सब चीजें डिस्ट्रैक्शंस नहीं होगी तो आपका सारा फोकस खाने पे होगा, खाने को चबा के खाएंगे, ठीक है। और जितनी प्रोटीन रिच चीजें होती हैं खाने में, तो अभी मुझे लगता है सबको प्रोटीन रिच चीजों के बारे में काफी आइडिया हो गया। तो प्रोटीन रिच चीजें, अगर आपकी प्लेट है पूरी, तो उसमें जो भी प्रोटीन रिच चीजें हैं उसको थोड़ा प्रोटीन और फाइबर को पहले खाएंगे तो बेसिकली आपका डाइजेशन और बढ़ेगा, ठीक है। एक ही खाना है, अगर उसमें थोड़ा प्रोटीन है, मान लीजिए हमारे पास पनीर पनीर का कोई सब्जी बनी है या फिर मतलब एग्स हैं, तो पनीर और एग को आप पहले कंज्यूम कर लो थोड़ा सा तो एटलीस्ट, ठीक है। और साथ में थोड़ा सा सैलेड खा लो, उसके बाद आप कार्बोहाइड्रेट पे जाओ। अगर आप एक रोटी खा रहे हो तो बाद में आप एक रोटी पे जाओ, ठीक है। और कोशिश करो कि रोटी सूखी रोटी ना हो, बिकॉज वी नीड फैट एज वेल, ठीक है। तो एक अच्छा सोर्स फैट का आप देखिए, आइडेंटिफाई कीजिए, कोच से डिस्कस कीजिए, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि कौन सा फैट आपके लिए अच्छा है। तो सूखी रोटी खाने से बढ़िया आप 2 रोटी खाते हो, एक रोटी खाओ, ठीक है। बट आप फैट को खाने में इंक्लूड करो, फैट इज इंपॉर्टेंट। फैट खाने से आप मोटे नहीं हुए हो, आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाने से मोटे हुए हो। फैट को इंक्लूड करना है, बिकॉज फैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्किन, फैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर गट, फैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। मैक्रो न्यूट्रेंट है, बॉडी को बहुत मात्रा में चाहिए होता है, बट बॉडी को हम देते ही नहीं है अच्छा फैट, तो बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ही फैट में कन्वर्ट कर लेती है, ठीक है। जिसके कारण आपका ट्राइग्लिसराइड काउंट बढ़ा रहता है, ठीक है। आपका बाकी एचडीएल एलडीएल में प्रॉब्लम रहती है, एलडीएल बढ़ा रहता है, एचडीएल कम रहता है। खाते ही नहीं हम फैट्स। तो फैट तो आपको खानी है, फैट का मिथ तोड़ दीजिए, फैट खाने से आप मोटे नहीं होंगे। आप 2 रोटी खाते हैं, एक रोटी खाओ, बट एक रोटी को आप अच्छे से खाओ, ठीक है। घी लगा के खाओ, बट ये भी ना हो कि भाई घी लगाना है तो उसके ऊपर 4 चमचे में घी के डालिए, थोड़ा सा घी लगाओ, ठीक है। बिकॉज थोड़ी ही क्वांटिटी में फैट एक आपको सफिशिएंट एनर्जी देती है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों के केस में है। सो अगली इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस मैनेजमेंट। हमने ऑलमोस्ट आपका मंथ खत्म होने वाला है, कितने लोगों ने वो प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है? दैट मीन्स इनहेलेशन, एक्सेलेशन, ठीक है। आपने इनहेल किया, एक्सेल किया, ठीक है। इनहेल करते समय 4 तक काउंट करना है, एक्सेल करते समय 5 तक काउंट करना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किया? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपने उस चीज को प्रैक्टिस किया है।
आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर आपने प्रैक्टिस किया है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। ये ज्योति जी ने किया है एंड दामिनी जी है, कुलदीप जी ने भी किया है। ओके, सो एक बार जानना चाहूंगा कि कैसा फील हुआ है। ज्योति जी कैसा फील हुआ है, बहुत शॉर्ट में आप एक बार बताइए कि कैसा फील हो रहा है उसके बाद।